Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग आप लोगों का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अभी लास्ट 2 वीडियोस में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स को पढ़ा। ठीक है, आपका जो माइक्रोब्स है, ठीक है, यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनका जो है हाउस होल्ड के अंदर क्या एप्लीकेशन है हम लोगों ने जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना इंडस्ट्री के अंदर क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर क्या रोल है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर क्या रोल है वो हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है, तो ये 4 एप्लीकेशंस जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोब्स की। अभी आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और साथ में हम लोग आपका जो है क्या बात कर रहे होंगे, साथ में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। Today we will be discussing about what is the application of microbes or how the microbes are used as biocontrol agents. ठीक है, biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests. ठीक है, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि biocontrol refers to the use of biological methods फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट्स। यानी कि हो क्या रहा है बेसिकली, बायो कंट्रोल का मतलब क्या है, देखो बायो से मतलब क्या है, लिविंग। ठीक है, और कंट्रोल से पता है हमें किसी भी चीज को इनहिबिट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या बात करेंगे, प्लांट्स के अंदर जो डिजीज कॉज होते हैं, ठीक है, या फिर जो पेस्ट्स हो जाते हैं, पेस्ट या फिर प्लांट डिजीजेस हैं। ठीक है, प्लांट डिजीजेस किसकी वजह से हो रहे हैं, हार्मफुल पैथोजेंस की वजह से हो रहे हैं। तो उनको हम लोग बायोलॉजिकल मेथड से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज के अंदर भी माइक्रोब्स का क्या रोल है, तो वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स के अंदर। ठीक है, इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। ठीक है, सभी को पता है आजकल जो फार्मिंग होती है, ठीक है, वहां पर आप लोगों के फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग कम है, फर्टिलाइजर्स की हेल्प से हम लोग जो हमारा डिजीज कंट्रोल है, फार्मर्स क्या करते हैं आजकल, फर्टिलाइजर्स की हेल्प से हमारी जो फार्मिंग है ना उसको करते हैं। ठीक है, बेसिकली फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, फिर पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से बेसिकली हो क्या रहा है, इनकी वजह से अभी जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मे इट बी एनी एनिमल, मे इट बी एनी इंसेक्ट, मे इट बी एनी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जो भी उस क्रॉप को कंज्यूम करेगा, उनको बेसिकली क्या होगा, उनके अंदर तो केमिकल्स जा रहे हैं। यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एनिमल है, वो इन द एंड तो केमिकल्स का भी इनटेक कर रहा है ना। अभी लेट्स से कि हम लोगों के पास में कोई भी क्रॉप है और उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर जो वो फार्मर है, उसने अपनी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए वहां पर पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करे। ठीक है, ठीक है, या फिर फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर, उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जो हमारे केमिकल्स का अमाउंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और जब केमिकल्स का अमाउंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो केमिकल्स जब हम लोग के अंदर जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, हम लोग अगर उस क्रॉप को कंज्यूम करेंगे, तो वी आर मोर प्रोन टू डिजीजेस। ठीक है, हो सकता है हमें कोई भी बीमारी हो जाए। ठीक है, वी नेवर नो। तो इस वजह से ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स है, ये जो फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दीज आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। ठीक है, टॉक्सिक है, हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए भी हार्मफुल है और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, अभी ऐसे भी हार्मफुल है और साथ में ये क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो हम लोगों के केमिकल्स होते हैं, ठीक है, these chemicals are
नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अभी अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वी डोंट नो प्रॉपर मेथड्स ऑफ डिग्रेडिंग देम, ठीक है। हम लोगों को नहीं पता कि इनको हम लोग कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। अगर हम लोगों को मेथड्स ही नहीं पता, तो ऑब्वियसली ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में रहेंगे। एंड अगर उसी फॉर्म में रहेंगे तो ऑब्वियसली दे आर इन हार्मफुल फॉर्म्स, ठीक है। अगर हार्मफुल फॉर्म्स में हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे, ऑब्वियसली हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान है। तो क्या हो रहा है, अगर हम लोग ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन द एंड अगर हम लोग केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें भी नुकसान है, एनिमल्स को भी नुकसान है, और हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान है, ठीक है। एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड क्रॉप प्लांट्स। आवर सॉइल इज आल्सो पॉल्यूटेड थ्रू द यूज ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स, ठीक है। अभी वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर सम अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वीड्स, ठीक है। अभी लेट से हम लोगों ने कोई क्रॉप उगाई हुई है, ठीक है। लेट से कि किसी फार्मर ने क्या किया है, वीट का प्लांट ग्रो किया अपने फार्म में। अभी उन्होंने वीट का प्लांट अगर ग्रो किया है, तो अभी वो क्या चाह रहे हैं कि मेरे वीट की जो यील्ड हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कई बार क्या होता है ना, क्रॉप के बीच में ना कुछ अनवांटेड छोटे छोटे प्लांट्स उगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? वीड्स, ठीक है। अभी ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, या प्लांट्स के लिए कैसे हार्मफुल है, देखो। अभी जो हमने वीट का प्लांट लगाया है, उस प्लांट को सॉइल से न्यूट्रिशन चाहिए, या हम लोग अगर उस प्लांट को जो है वाटर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो सॉइल से न्यूट्रिशन ले रहा है। अभी अगर ये छोटे छोटे प्लांट्स भी अगर ग्रो करेंगे, तो ये क्या करेंगे, वहां पर एक कंपटीशन क्रिएट करेंगे। अगर इनको सरवाइव करना है, तो ये क्या करेंगे, वहां पर जो न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ वीट प्लांट के पास में जाना चाहिए था, जो वहां पे अवेलेबल था, वो न्यूट्रिशन ये लोग भी शेयर करेंगे, चाहे थोड़े अमाउंट में करेंगे, बट करेंगे तो। एंड ये वीड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका एक ही प्लांट उग जाएगा, बहुत सारे प्लांट्स उग जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये न्यूट्रिशन शेयर करेंगे, वहां पर कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होने की वजह से वो प्लांट को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर वीडिसाइड्स का भी यूज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, हमारी सॉइल भी पॉल्यूट हो रही होती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंसेक्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स। पेस्टिसाइड्स है ना, ताकि वहां पर ज्यादा पेस्ट ना हो, या फिर वीडिसाइड्स को किस लिए, ताकि हम लोग वीड्स को रिमूव कर सके। एंड व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। अभी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं पेस्ट और डिजीजेस का, ठीक है। In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. The more variety a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects are sometimes called pests are not eradicated, but insects instead are kept at manageable level by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कि फार्मिंग फार्मिंग मेथड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, पेस्ट को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। नेचुरल प्रिडेशन का क्या मतलब है? नेचुरल प्रिडेशन का मतलब है, अगर हम वहां पर किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसेक्ट को ले आए, है ना, किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसेक्ट को ले आए जो हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं है, बट जो इंसेक्ट्स या जो पेस्ट्स वहां पे ग्रो कर रहे हैं, या फिर जो वीड्स वहां पे ग्रो कर रहे हैं, वो उनके लिए हार्मफुल है, वो उनको कंज्यूम कर ले, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी क्रॉप सेफ की सेफ रही, ठीक है। हम लोगों ने कोई केमिकल्स नहीं यूज करे, बट वहां पर क्या हुआ, वो जो इंसेक्टिसाइड्स थे, या जो वीडिसाइड्स थे, या वो जो पेस्टिसाइड्स थे, है ना, ये जो पेस्ट थे, तो वो भी किल हो गए वहां पे। तो ये हम लोग कर सकते हैं बेसिकली, दैट इज नोन एज नेचुरल प्रिडेशन, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल प्रिडेशन। द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज, द मोर सस्टेनेबल इट इज। ऑब्वियसली देखो,
कोई भी पर्टिकुलर अगर हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें या कोई भी पर्टिकुलर जगह की बात करें, वहां पर जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, मेड बी प्लांट्स, मेड बी एनिमल्स, मेड बी ह्यूमन बींग्स, सो दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज सेड टू बी मोर सस्टेनेबल। ठीक है, तो इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं ना, वो इसी चीज पे वर्क करते हैं, जहां पर जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग पेस्ट बोलते हैं ना, उनको इरेडिकेट नहीं करते, बट उनको एक पर्टिकुलर लेवल पे रखते हैं। ठीक है, कि इतने लेवल पे रखेंगे कि वो हमारे प्लांट को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमें भी किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both useful and harmful life indiscriminately, there is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between myriads of organisms that constitute the field fauna and flora. The organic farmer holds the view that the eradication of creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depends upon them as food or host would not be able to survive। ठीक है, अभी वो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं या पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मली अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं और हम लोगों को ज्यादा इस बारे में नहीं पता कि इनका क्या नुकसान है, तो हम लोग उनको यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, कई बारी जो हमारे प्लांट्स के लिए जो यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, वो भी कई बार किल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में बेसिकली क्या होगा कि एक बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों को बेसिकली ना एक ऐसा पर्टिकुलर इंटरेक्शन चाहिए, फ्लोरा और फोना दोनों का। ठीक है, फ्लोरा और फोना दोनों का, जहां पर एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, वहां पे एक बैलेंस बना रहे, वहां पे ऐसा ना हो कि जो यूजफुल है वो भी हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया और जो हार्मफुल है वो तो इरेडिकेट हो ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम पूरे तरीके से भी पेस्ट को खत्म कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जो है जिनकी वजह से वो किल हो रहे हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स जो है वो उनके जो जो उनको अपना प्रे बना रहे हैं, वो लोग भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो हमारी क्रॉप्स को भी नुकसान करेगा। ठीक है, thus the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो अगर हम लोग बायो कंट्रोल मेजर्स को यूज करें, ठीक है, बायो कंट्रोल मेजर्स को अगर हम लोग यूज करें, तो हम लोग जो है अपनी डिपेंडेंसी जो है, जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर है या फिर जो अदर हार्मफुल केमिकल्स हैं उनके ऊपर है, उनको उनके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, an important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycles, pattern of feeding, and the habits that they prefer. This will help develop appropriate methods of biocontrol। अभी वो क्या बोल रहा है, अगर हम लोगों को प्रॉपर तरीके से फार्मिंग करनी है, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, लेट्स से कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, यहाँ पर मेरा फार्म है, ठीक है, और यहीं पे मुझे क्या करनी है, अपनी क्रॉप्स ग्रो करनी है, तो बीइंग अ फार्मर मेरे लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना मेरे लिए जरूरी है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन से टाइप का प्लांट ग्रो हो पा रहा है। ठीक है, कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, चाहे वो फिर इंसेक्ट्स हैं या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कौन किसका प्रे है, कौन किसका प्रीडेटर है, ये हमें जानना जरूरी है। उनकी लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, किस टाइम पे वो लोग जो है अपना फूड कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, तो उनकी फीडिंग पैटर्न्स को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कौन सा हैबिटेट, बेसिकली वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है, या कौन सा एरिया को वो ज्यादा इनहेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम लोग ये सब चीजें जानेंगे, तो हम लोग बायो कंट्रोल को और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, द वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि जो लेडी बर्ड है, ठीक है, जो लेडी बर्ड है, इसको आप किस लिए यूज कर सकते हो, एफिड्स के लिए। ठीक है,
और इसके अलावा जो हमारी ड्रैगन फ्लाइज हैं, इनको आप मॉस्किटो के लिए, ठीक है। ये जो ड्रैगन फ्लाइज है मॉस्किटो को अपना प्रे बनाती हैं, और जो लेडी बर्ड्स है वो एफिड्स को अपना प्रे बनाती हैं, ठीक है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वहां पर जितना भी एफिड्स और मॉस्किटोज जो ग्रो कर रही होंगी, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, एन एग्जाम्पल ऑफ, जस्ट अ मिनट, लेट मी हाईलाइट दिस वन नाउ। An example of microbial biocontrol agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillars, ठीक है। अगर हम लोगों को बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इज द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली, बहुत कॉमनली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बीटी भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, बीटी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बैसिलस thuringiensis को, ठीक है। दीज आर अवेलेबल इन सैशेट्स, सैशेज में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इन ड्राइड स्पोर्स, ठीक है, ड्राइड स्पोर्स की फॉर्म में होते हैं, विच आर मिक्स विद वाटर एंड स्प्रेड इन ऑन टू वल्नरेबल प्लांट सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्री, वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वे, ठीक है। अभी होगा क्या, देखो, हम लोगों को लेट से ये ड्राइड पाउडर की फॉर्म में मिले, ठीक है, हम लोग सैशे ले आए मार्केट से, ठीक है, मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, और मेरे को अपने ही फील्ड के अंदर जो है, मेरे को बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को ग्रो होने से बचाना है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, अगर मैं बटरफ्लाई के लार्वे को किल कर दूंगी, तो उस केस में कैटरपिलर तो होगा ही नहीं ना, ऑब्वियसली। अगर लार्वा ही किल हो गया, तो लार्वा कैटरपिलर में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, है ना। तो अभी क्या हुआ, मैं बाजार से बैसिलस तुरिंजियंसिस का ड्राइड पाउडर ले आई, जो सैशे के अंदर आया। मैं क्या करूंगी, पानी के अंदर उसको मिक्स करूंगी। अभी जैसे मैं उसको पानी में मिक्स करूंगी, मुझे उसको स्प्रे करना है, कौन से प्लांट पे स्प्रे करना है, जो वल्नरेबल है, ठीक है, यानी कि विच आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ठीक है, विच आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, मैं ऐसे प्लांट्स के ऊपर उनको क्या करूंगी, स्प्रे करूंगी। और ऐसे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, अगर हम लोग बटरफ्लाईज के केस में बात करें, ब्रासिकाज और फ्रूट ट्रीज, ठीक है, वेर दीज आर इटन बाय द इंसेक्ट लार्वे, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये जो ब्रासिका और फ्रूट ट्री है, यहाँ पर हम लोग इसको स्प्रे कर देंगे, वहां पर जैसे इंसेक्ट लार्वा उसको कंज्यूम करेगा, यानी कि वो जो पानी हम लोगों ने स्प्रे किया, ऑब्वियसली वो इंसेक्ट लार्वे के पास भी जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, इन द गट ऑफ लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वा गेट्स किल्ड, ठीक है। अभी जैसे ही वो लार्वा के गट के अंदर जो ये स्प्रे हमने किया, वहां पर जाके बीटी की, बेसिलस तुरिनजेनेसिस की जो स्पेशलिटी है, वो क्या है, वो वहीं पे काम करता है, जिस जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसको किल करना है, ठीक है। तब तक वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जहां पर भी उसको किल करना है ना, वो वहीं पे एक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अभी जैसे वो गट के अंदर गया लार्वा की, वहां पर टॉक्सिन रिलीज हुआ, और लार्वा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, वहां पर सिर्फ कैटरपिलर्स किल होंगे, बट जो बाकी सारे इंसेक्ट्स हैं उनको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड, सो द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन इनटू प्लांट्स, ठीक है। आजकल क्या होने लग गया, बेसिकली बीटी टॉक्सिन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया फार्मर्स ने क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, वहां पे उन लोगों को, जो वो प्लांट्स हैं बेसिकली, उन लोगों को पहले से ही एक प्रिवेंशन मिल जाती है ना, मेथड ऑफ प्रिवेंशन मिल जाता है, ठीक है। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, बीटी कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल विच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल के अंदर जो आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। A biological control being developed for used in the treatment of plants is the fungus ट्राइकोडर्मा, ठीक है। और किसका यूज हो रहा है वहां पे, फंगस ट्राइकोडर्मा का, ठीक है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई
ठीक है, दैट आर कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, ठीक है, विच आर कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, यानी कि रूट इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है हमारी जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है, ठीक है। दे आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल पैथोजेंस, ठीक है, दीज आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। अभी नेक्स्ट, बैक्यूलोवायरसेस। बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। Majority of baculoviruses used as biocontrol agents are in the genus Nucleopolyhedroviruses, यानी कि ये जो बैक्यूलोवायरसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए यूज कर रहे हैं, एक तो इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है, और जो दूसरे आर्थ्रोपोड्स हैं हमारे, ठीक है, उसी फैमिली के अंदर ही हम लोग और जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनको किल करने के लिए हम लोग बैक्यूलोवायरसेस को यूज कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द बैक्यूलोवायरसेस जो यूज हो रहे हैं इस काम के लिए वो कौन से जीनस से हैं, वो है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक। अभी ये भी क्या है, इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी कि ये सिर्फ पर्टिकुलर स्पीशीज को ही मारेगा, बाकी किसी और स्पीशीज को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही वो किल कर रहा है, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस, ठीक है। They have been shown to have no negative impact on plants, mammals, birds, fish और even on non-target insects, ठीक है। तो प्लांट्स, मैमल्स या फिश को तो बहुत दूर की बात है नुकसान पहुंचाने की, और जो उसके नॉन टारगेट इंसेक्ट्स है ना, नॉन टारगेट इंसेक्ट्स का क्या मतलब है, वो इंसेक्ट्स जो उसका टारगेट नहीं है, यानी कि जिनको किल करने के लिए वो नहीं बना, ठीक है, वो उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन अ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, ठीक है। तो बेसिकली इन चीजों को हम लोग कब यूज कर रहे होते हैं, अगर हम लोग किसी ऐसे एरिया के अंदर हम लोग जो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो दे रहे हैं जहां पर हम लोगों को बाकी सारी जो इंसेक्ट्स है उनको कंजर्व करना है, और हम लोगों को एक बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम चाहिए, यानी कि हम लोगों को सिर्फ कुछ कुछ इंसेक्ट्स को वहां पर किल करना है, उस केस के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे बात कर लेंगे, विच इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात करी कि एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स हम लोग माइक्रोब्स को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम लोग माइक्रोब्स को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। विद आर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। सबको पता है कि आजकल एनवायरमेंट में कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज की वजह से भी, और भी बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है उनकी वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बट एक मेजर कारण जो है, मेजर रीजन जो है पॉल्यूशन बढ़ने का, वो क्या है, जो हमारे बेसिकली हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, या हम लोग जो इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, वीडिसाइड्स, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली, इनकी वजह से भी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन हो रहा है। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज contributed significantly to this pollution. Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers, ठीक है। अभी तो हम लोगों को पता है कि इन चीजों से कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग देखेंगे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, वहां पर देयर इज लिटल और नो यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, लिटल और नो यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है। लिटल का मतलब या तो बहुत थोड़े केमिकल्स वहां पे यूज हो रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं यूज हो रहे हैं। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो वहीं पे बेसिकली देयर इज अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या है, जो नेचुरल चीजों से हम लोग फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, ठीक है। और जो जो फर्टिलाइजर्स बेसिकली डिग्रेड भी हो सके ना, विच आर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स
बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। मेन सोर्सेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो अभी वो क्या बोल रहा है, बायोफर्टिलाइजर्स बेसिकली क्या है, दीज आर सच ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर रहे हैं, हमारे जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो न्यूट्रिशन है सॉइल के अंदर, उसको एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो मेन सोर्सेज है बायोफर्टिलाइजर्स के वो क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन algae. You must have studied about the nodules on the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium, ठीक है। These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form which is used by plants as nutrients, ठीक है। Other bacteria that can fix atmospheric nutrient nitrogen while free living, ठीक है। तो वो कौन कौन से, एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर, ठीक है। दस एनरिचिंग द न्यूट्री नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, जो हमारी लेग्यूम्स होती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, इनके जो रूट्स होते हैं, वो जो हमारा राइजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम के साथ में वो क्या करते हैं ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। इनके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन जब बना लेते हैं, राइजोबियम बेसिकली क्या है ना, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया। अभी ये क्या करता है बेसिकली, ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और ऑर्गेनिक फॉर्म भी कौन सी, जो प्लांट्स को यूजफुल है, जिस जिस फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं, उस फॉर्म के अंदर क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और इन द एंड राइजोबियम को क्या मिल रहा होता है, राइजोबियम को इन लेग्यूमिनस प्लांट से क्या मिल रहा होता है, फूड मिल रहा होता है, ठीक है। फूड मिल रहा होता है राइजोबियम को, ठीक है। अभी ये तो क्या कर रहा है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है, यानी कि अगर इनका एसोसिएशन है, ये तभी नाइट्रोजन फिक्स कर पाएगा। बट अदर बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर भी नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं, वो कौन कौन से हैं, एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर, ठीक है। अभी फंजाई आर नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशंस विद प्लांट्स, जिसको हम लोग माइकोराइजा भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो फंजाई है वो भी क्या करती है, प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। और कौन कौन से जीनस से बना लेती है, जीनस ग्लूमस, ठीक है। द फंगल सिम्बायोन, ठीक है, फंगल सिम्बायोन इन दीज एसोसिएशन absorbs phosphorus from the soil and passes it to the plant. Plants having such association show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and overall increase in plant growth and development, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा है, जो इसके अंदर फंगल सिम्बायोंट है, अभी एसोसिएशन किसके बीच में बना, फंगस और प्लांट के बीच में, ठीक है। तो ये जो फंगल सिम्बायोंट है, यानी कि ये जो फंगस है, ये तो कौन से जीनस से बन रहा है, ये बन रहा है ग्लोमस जीनस से, ठीक है। अभी क्या है, ये जो फंगल सिम्बायोंट है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये फॉस्फोरस अब्सॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। ये फॉस्फोरस अब्सॉर्ब करेगा कहाँ से, सॉइल से, और वो प्लांट के अंदर पास कर देता है, ठीक है। अभी प्लांट के अंदर पास कर रहा है, अभी ये काम कौन कर रहा है, फंगस कर रही है। प्लांट से उसको क्या फायदा है, प्लांट से वो फूड ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है, प्लांट से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है। अभी और जो प्लांट्स होते हैं ना, जो जितने भी प्लांट्स हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन दिखाते हैं, उनके पास में और कुछ भी बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, रेजिस्टेंट टू रूट बोर्न पैथोजेंस, ठीक है। यानी कि जो भी पैथोजेंस जो है, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो कर सकते हैं रूट की हेल्प से, है ना, थ्रू रूट जो ग्रो कर सकते हैं, उनसे भी उनको रेजिस्टेंस मिल रही है। क्यों, क्योंकि वहां पर फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है।
टॉलरेंस टू सैलिनिटी, सलाइन कंडीशन से भी उनको टॉलरेंस मिल रही है, यानी हाईली सॉल्टी कंडीशन से भी उनको रेजिस्टेंस मिल रही है, ड्रॉट कंडीशन से भी उनको रेजिस्टेंस मिल रही है। ड्रॉट कंडीशंस का क्या मतलब है, लैक ऑफ वाटर जहाँ पे होगा, ठीक है। एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ तो हो ही रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है। अभी यही मैंने बताया ना, व्हाट एडवांटेज इसने बोला, व्हाट एडवांटेज द फंगस डिराइव्स थे, फंगस को बेसिकली क्या है, वहां से न्यूट्रिशन ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। अभी साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स widely distributed in aquatic and terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogen. Example, Anabina nostoc oscillatoria. In paddy fields, cyanobacteria serve as an important biofertilizers. Blue-green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. अभी साइनोबैक्टीरिया मैंने बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये होते क्या है, दीज आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। ऑटोट्रॉफिक्स का क्या मतलब होता है, विच कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, एक्वेटिक एनवायरमेंट्स के अंदर भी मिलते हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स के अंदर भी मिलते हैं, एंड मेनी ऑफ देम कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल क्या क्या है साइनोबैक्टीरिया का, एनाबीना नोस्टोक ऑसिलेटोरिया, ठीक है। अभी पैडी फील्ड्स के अंदर क्या होता है ना, पैडी फील्ड्स के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया इट सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसके अलावा इनका क्या एप्लीकेशन है, दे एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अभी हमारी कंट्री के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं। अगर आप मार्केट के अंदर जाएं और आप उनसे पूछें बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बायो फर्टिलाइजर्स के, जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या होगा, आपका जो डिपेंडेंसी है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, वो इन द एंड धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा, ठीक है। So this was all about the chapter microbes in human welfare. हम लोगों ने 3 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को पूरा डिटेल के अंदर कवर किया है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसी लेक्चर को आप लोग इसी लेक्चर के थ्रू आप अपनी एनसीईआरटी को पूरा डिटेल के अंदर आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और यही लेक्चर आपकी नीट के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और सीयूईटी के लिए तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आप लोगों से फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग क्या करिएगा, आज मैं इस पूरी पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, आप लोग जाएं तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से आप लोग इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये एनोटेटेड पीडीएफ है, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी, आप इसी को ही आराम से वहां पे जाके जो है आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, just subscribe to our channel, share it with your friends, and keep studying.